दर्शन दृष्टि और विचार के बीजों की रक्षा के लिए जो हमारे महापुरुषों ने भारी बलिदान दिया, वह आजादी की लड़ाई अभी भी जारी है। और मुझे लगता है कि आज प्रोफेसर तोमर साहब ने जो विषय लिया है वह उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ भारत की कल्पना। जब हम स्वस्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, अर्थात व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से तो स्वस्थ होना ही चाहिए, परंतु उसका मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास भी उसी गति से होना चाहिए। और जिस पर हमारे यहाँ आयुर्वेद का हर प्रकार से हमेशा जोर रहा है। आयुर्वेद केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, अर्थात यह स्वास्थ्य की जो कल्पना है वह होलिस्टिक है। अर्थात शरीर में पहले मन बीमार होता है और फिर शरीर बीमार होता है। इसलिए हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी बुद्धि स्वस्थ रहनी चाहिए, और तब हमारा शरीर स्वस्थ यदि रहता है तो हमारा आत्मिक विकास होता है। और इस स्वास्थ्य के आधार पर हम एक सशक्त परिवार और समाज, राष्ट्र का निर्माण करने में सफल होते हैं। क्योंकि जब हम सशक्त की बात करते हैं तो जो व्यक्ति स्व में स्थित है, जिसे स्व का ज्ञान है, वह अपने बारे में जब विचार करता है तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में और अपनी सृष्टि के बारे में भी विचार करता है। क्योंकि यदि वह केवल अपने बारे में विचार करता है तो वह विचार स्वास्थ्य की दृष्टि से अधूरा है, अर्थात वह व्यक्ति स्व में स्थित नहीं है। जैसे ही हम स्व में स्थित होते हैं तो उस समय हमारे मन में अपने साथ साथ हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण सृष्टि आती है। आज दो विचार हमारे सामने आए इस स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक में माने हमने यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, दिस क्रिएशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी। और इसलिए प्रकृति का प्रत्येक घटक आपस में एक दूसरे का पूरक होकर सृष्टि के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, ये सब अपना अपना काम करते हुए शरीर के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनते हैं। वैसे ही सृष्टि का प्रत्येक घटक अपने अपने दायित्व का निर्वहन करता हुआ सृष्टि के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। यही विचार हमारे ऋषियों और मनीषियों का था, जिसके आधार पर उन्होंने प्रकृति सुसंगत जीवन शैली का निर्माण किया, एक ऐसे दर्शन, दृष्टि और विचार की स्थापना की जिस पर हमारी सामाजिक व्यवस्था खड़ी थी, जिस पर हमारी आर्थिक व्यवस्था खड़ी थी और जिस पर हमारा सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन भी खड़ा था। यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक भी इसी दर्शन और दृष्टि के मूल में प्रतिष्ठित था। और इसलिए हम प्रकृति को अपनी भोगभूमि नहीं मानते थे, हम लोगों को साधन नहीं मानते थे, ये हमारे साधन है। और इसी विचार के साथ मनुष्य ने पहले धरती प्रदूषित की, वायु प्रदूषित की, जल प्रदूषित किया, आकाश गंदा किया, पशु पक्षियों का रक्त पिया, और बाद में अब मनुष्य का रक्त पीने में भी उसे संकोच नहीं हो रहा। और जब हम आयुर्वेद की इस अवधारणा पर विचार करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति वही माना जाएगा जिसका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बौद्धिक चिंतन स्वस्थ है और आत्मिक दृष्टि से स्व में स्थित है। और यह तभी संभव है जब हम केवल मेडिसिन के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं करते, अर्थात हमारा आहार, विहार और चिंतन भी स्वस्थ होना चाहिए। और आयुर्वेद इस दृष्टि से स्वास्थ्य पर जब चिंतन करता है तो समग्रता में चिंतन करता है। वैसा ही जैसा हमारा दर्शन, दृष्टि, विचार अलग अलग खंडों में समाज पर विचार नहीं करता, सृष्टि पर विचार नहीं करता, वैसे ही आयुर्वेद जब स्वास्थ्य पर विचार करता है तो वह आहार पर, विहार पर, विचार पर, चिंतन पर, सब पर विचार करता है। और आज जब हम स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा स्वस्थ भारत तभी निर्माण होगा जब हमारा चिंतन स्वस्थ हो, विचार स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो और इसमें पॉजिटिविटी हो, इसमें समग्रता हो। हम केवल अपने बारे में विचार न करें, अपने परिवार के बारे में विचार न करें, अपने गांव के बारे में विचार न करें, केवल अपने समुदाय के बारे में विचार न करें। इन पर विचार करते हुए हम संपूर्ण सृष्टि के एक संगठक के रूप में खड़े हों, तब न केवल हम स्वस्थ होंगे, न केवल हमारा परिवार स्वस्थ होगा, न केवल हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी स्वस्थ होगी। एक सशक्त भारत की कल्पना। शक्ति के दो प्रयोजन हमारे सामने आते हैं।
और हमारे ऋषियों ने इसकी बड़ी बढ़िया व्याख्या की है। विद्या विवादायो धनम मदायो शक्ति परेशान परिपीडनायो खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणायो। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, हम हर विषय पर बढ़िया तर्क कर सकते हैं और अपनी बात को चाहे वह गलत ही क्यों न हो उसे सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए यह समाज या सृष्टि बहस की भूमि बनी। आज सशक्त भारत की कल्पना में हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि भारत बहस की भूमि नहीं थी, यह शास्त्रार्थ की भूमि थी, संवाद की भूमि थी, जहां पर हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं, वह कहता था मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था, आज आपने मुझे सत्य का एहसास कराया, मैं आज से आपका अनुयायी हूं। इसलिए सशक्त भारत की बात जब हम करते हैं तो हमारी शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे महापुरुषों ने जो विजय के अभियान चलाए पूरे विश्व में, उनके पराक्रम की सीमाएं हिंदू कुश के पार दूर दूर तक दिखाई पड़ती हैं इतिहास में। परंतु हमारे पूर्वजों ने जो विजय के अभियान चलाए, यह उन्होंने अपने अहंकार को दूसरों पर आरोपित करने के लिए कभी नहीं किया, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने ये विजय के अभियान चलाए और सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा करने के बाद उन्होंने उस स्थान को उन्हीं को सौंपा जिनका स्थान वह नैसर्गिक दृष्टि से बनता था। राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर संकट में पड़े तो राम का जीवन हमें प्रेरणा का आधार बन सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। वे ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, अस्थि समूह देख रघुराया बहे सजल लोचन जल छाया। ये क्या है? उनका निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। भगवान राम ने जो निशाचरों का याग, वह शक्ति जो दूसरों के पीड़न के लिए संग्रहित की गई थी, उस शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए, उससे सज्जनों को मुक्त दिलाने के लिए सज्जनों के स्थान स्थान पर गए। और इसलिए हमारे यहाँ शक्ति की, सशक्त की जो कल्पना है, वह अपने अहंकार को दूसरों पर आरोपित करने के लिए नहीं है, दूसरों के उत्पीड़न के लिए नहीं है, बल्कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अभी अवनीश जी जो 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 वंदना कर रहे थे, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भयम पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। अर्थात अगर शक्ति है तो शक्ति तभी सार्थक मानी जाएगी जब वह दूसरों की रक्षा के लिए खड़ी हो। हमारे हाथ हमारी रक्षा का आधार माने जाते हैं। अगर हमारे सर पर कोई चोट करे तो हाथ इस बात का इंतजार नहीं करता कि यह तो सर पर वार हो रहा है, सर अपनी रक्षा खुद करे, हाथ अपने ऊपर उसको झेलता है। पैर पर कोई वार करे, हाथ बिना किसी समय को गंवाए या यह विचार किए कि यह तो चोट पैर पर होने जा रही है, उसको अपने ऊपर लेता है। अर्थात जो शक्तिशाली है, सशक्त भारत की जो कल्पना थी वह इसी रूप में थी कि एक सशक्त भारत पूरी सृष्टि में जहां कहीं भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, मानवता पीड़ित होगी, उस मानवता के संरक्षण के लिए वह पहले लोगों का प्रबोधन करेगा। रावण का जाते ही वध नहीं कर दिया राम ने, पहले कोशिश की समझाने की, बार बार कोशिश की, हर समय पर, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, हर घटना के समय उसे सीख देने की कोशिश की, और न मानने पर उस निशाचर का रहा न को कुल रोवनिहारा। लेकिन उस लंका पर राज्य राम ने नहीं किया, वो राज्य जिनका था उनको देकर के वापस अयोध्या चले आए। बाल के आतंक से पूरा किष्किंधा पीड़ित था, उस आतंक से मुक्ति कराई, परंतु किष्किंधा पर राज्य नहीं किया। अर्थात सशक्त भारत की कल्पना जब हम करते हैं तो सशक्त भारत का अभिप्राय यही है कि अन्याय और अत्याचार कहीं भी हो, हम न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। यही सशक्त भारत की कल्पना है। तो स्वस्थ भारत है, सशक्त भारत है, समृद्ध भारत है। समृद्ध भारत की कल्पना भी अपने आप में अनोखी है। हम प्रकृति के संगठकों का शोषण नहीं करेंगे। अर्थात प्रकृति हमारी भोग भूमि नहीं है, ये मनुष्य हमारे लिए संसाधन नहीं है।
प्रकृति के सभी संगठक हमारे लिए एक पूरकता का भाव रखते हैं और इन सब के साथ मिलकर हम न केवल अपने को समृद्ध करेंगे बल्कि संपूर्ण सृष्टि को समृद्ध करने का यत्न करेंगे। यही समृद्ध भारत की कल्पना है। और अब आती है स्वावलंबी भारत की बात। सर्वम परमशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेनो लक्षणम सुख दुःखयोः। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने जो कल्पना की है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर है, सच्चे अर्थ में सुख की अनुभूति वही करता है और उसी का सुख, उसी की हैप्पीनेस सस्टेन करती है। हैप्पीनेस अचीव करना इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू सस्टेन विद हैप्पीनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और वो वही कर सकता है जिसे इस सुख की सच्ची अनुभूति, और वह अनुभूति तभी सार्थक हो सकती है जब व्यक्ति स्वावलंबी है, तब समाज स्वावलंबी होगा, और जब व्यक्ति और समाज स्वावलंबी हैं तो फिर राष्ट्र स्वावलंबी होगा, और कोई राष्ट्र स्वावलंबी होकर के प्रकृति के साथ जुड़ करके ही स्वावलंबी बन सकता है, और तब संपूर्ण सृष्टि अपने आप में स्वावलंबी होगी। और शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो समर्थ भारत की कल्पना है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, वह भी इसी विचार के साथ जुड़ती है। जब प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तब हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा, तब संपूर्ण देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए आज आवश्यकता है इन विषयों पर बहुत गंभीर चिंतन की, क्योंकि कई बार इन पर चिंतन अगर हमने अधूरी दृष्टि से किया तो हम स्वस्थ तो हो सकते हैं, परंतु कई बार हमारा स्वास्थ्य दूसरों की स्वास्थ्य का कारण बन सकता है, अस्वस्थता का। हम सशक्त हो सकते हैं परंतु दूसरों के निर्बल होने का हम कारण नहीं बनेंगे। हम आत्मनिर्भर होंगे परंतु हमारी आत्मनिर्भर सस्टेन तभी करेगी जब हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग अपने आप में आत्मनिर्भर हों। इसलिए मैं फिर तोमर जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आज जिस विषय का चयन किया है वह आयुर्वेद की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु वह सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भारत को ही नहीं संपूर्ण सृष्टि को एक संदेश देने के लिए आवश्यक है कि हमारे सशक्त होने का, स्वस्थ होने का, स्वावलंबी होने का, समृद्ध होने का वास्तविक अर्थ क्या है। और कई बार हम स्वतंत्र होने की बात करते हैं परंतु हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज टू सस्टेन विद इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हु कैन, वही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, संप्रभु रह सकता है जो इसका अर्थ समझता है। और जो लोग स्वास्थ्य का अर्थ समझते हैं वे केवल मेडिसिनल डिपेंडेंस उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जो स्वावलंबी रहना जानते हैं, स्वावलंबन का अर्थ समझते हैं, वे किसी का शोषण नहीं कर प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम तो स्वावलंबी रहना चाहते हैं, हम तो आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, परंतु जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का शोषण करके उनको हम आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दृष्टि में सोचते भी नहीं। इसलिए इन विषयों का महत्व वैचारिक दृष्टि से है, दार्शनिक दृष्टि से है, और इन पर जब हमारी सोच कंप्लीट होगी, परफेक्ट होगी, उस समय जो स्ट्रेटेजी खड़ी होगी, जो व्यूहनीति खड़ी होगी, वह न केवल किसी व्यक्ति को स्वतंत्र बनाएगी, किसी क्षेत्र को स्वतंत्र बनाएगी, किसी देश को स्वतंत्र बनाएगी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को स्वस्थ, स्वावलंबी, सशक्त और समृद्ध बनाने में भी अपना योगदान देगी, लोगों का मार्गदर्शन करेगी। और इस दृष्टि से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रोफेसर बद्री नारायण जी, जिनका चिंतन बहुत व्यापक है, ऐसे लोग आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इनको सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा। इससे मेरा काम तो केवल इतना था कि मैं इस विषय पर, क्योंकि जब विषय पर सोच हमारी ठीक होगी, शक्ति के बारे में हमारा विचार ठीक होगा, स्वास्थ्य के बारे में हमारा विचार ठीक होगा, स्वावलंबन के बारे में हमारा विचार परिपूर्ण होगा, तब जो व्यूहनीति हम तैयार करेंगे, जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, वह केवल हमारे लिए नहीं, केवल हमारे समाज के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए उपयोगी होगी। इसलिए मैं प्रोफेसर तोमर जी को बधाई देना चाहूंगा और इस सेमिनार की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज आपने कुल गुरु का संदेश हमारे विषय की सर्वांगीण पहलुओं को जिस बेबाकी से और जिस स्पष्टता के साथ आपने सब लोगों के सामने रखा है, निश्चित रूप से आपके इस ज्ञान का, आपके इस उपदेश का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी यह दृष्टि निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देगी। और मैं आपके इन विचारों को कि आपको व्यक्तिगत रूप से केवल स्वस्थ नहीं रहना है, जब तक आप स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरे के स्वास्थ्य की कामना भी करें। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार के संदेश हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में जगह जगह दिए गए हैं। तो हमको अपने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के लिए अपने व्यक्तित्व को, अपने नीति शास्त्र और अपने धर्म के द्वारा दिए गए जिन चीजों के बारे में कहा गया है उनका अनुसरण करते हुए एक सही तरीके से हमको आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली सदी में भारतवर्ष इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपके विद्युत व्याख्यान के लिए अभिनंदन करता हूं। और मैं आगे हमारे अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आज हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जो कि एक एकेडमिशियन भी हैं। आपने पीएचडी के, आपका एक परिचय देंगे डॉक्टर अवनीश पांडे। पहले हमारे अध्यक्ष जी का संक्षिप्त परिचय दें और उसके बाद आपको आमंत्रित करें कि आज के कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब को। भाई साहब, 1979 में आपने बायोकेमिस्ट्री में एमएससी पूर्ण किया एएमयू, और 1986 में आपने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और वहीं पे आप 1 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। 1986 से आप सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। आप आरएसएस प्रचारक के रूप में आपने इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर कार्य किया, और 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किए, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड में सेवा दी, और इसके पश्चात आप 5 वर्ष तक कानपुर में प्रांत प्रचारक के रूप में आपने कार्य किया। आप 2012 से आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वर्तमान में आपका हेडक्वार्टर भोपाल जी भाई साहब को। इस वेबिनार में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो बहुत दिनों से मैं खोज रहा था, मिल पाए मुझे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत अच्छा उनका व्याख्यान और विषय के सम्मत हुआ और बहुत सारे रास्ते उसने खोल दिए हैं। ऐसे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी इस वेबिनार के संयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर जीएस तोमर जी, जो विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष भी हैं। इलाहाबाद के पूर्व आयुक्त श्रीमान बीके सिंह जी, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बद्रीनाथ तिवारी जी, विश्व आयुर्वेद मिशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्य जी, काशी प्रांत के हमारे सह सचिव डॉक्टर अवनीश पांडे जी, जो टेक्निकली पूरा इस वेबिनार को संभाल रहे हैं, और मैं देख रहा हूं हमारे ब्रज प्रांत के सह सचिव डॉक्टर अब्दुल वार्ष्णेय जी जुड़े हैं इसमें, और पश्चिम उड़ीसा प्रांत के हमारे सचिव डॉक्टर कार्तिकेश्वर प्रधान जी भी जुड़े हैं। ऐसे अन्य सभी को साथ में लेकर सभी बंधु भगिनियों को नमस्कार।
वैसे जिस तरह से उद्घाटन का बौद्धिक हुआ है और उसमें सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है, मैं सबका विषय तो नहीं पकड़ूंगा, लेकिन एक विषय को अवश्य पकड़ूंगा। जैसे किसी पहाड़ पर की चोटी पर पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते रहते हैं, या सभी नदियां अलग अलग रास्तों से चलते हुए अंत में सागर में जाकर के ही मिलती हैं, या ईश्वर प्राप्ति या ईश्वरीय गुण प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ तप साधना करते हुए ईश्वर प्राप्ति की पूजा करते हैं। लक्ष्य एक ही रहता है सबका, रास्ते अलग अलग होते हैं। वैसा ही यह विषय है, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी भारत। इसको प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। शिक्षा एक माध्यम है, स्वास्थ्य और एक माध्यम है, उद्योग और एक माध्यम है, कला यह भी माध्यम हो सकता है, खेल और यह भी माध्यम हो सकता है, और भी बहुत सारे पहलू हैं कि जिनके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी की एक विशेषता है, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए पूरक भी हैं। अभी गिरीश जी ने भी इस बात की चर्चा की कि सभी एक दूसरे के लिए सहायक है। सही बात है, इंटर रिलेटेड भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, दोनों चीजें। आज के हमारे इस पैनल में गिरीश जी जैसे शिक्षाविद भी हैं, डॉक्टर GS तोमर जी जैसे आयुर्वेदाचार्य भी हैं, प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रीमान बीएन सिंह जी, BK सिंह जी जो स्वयं एक IAS है, और सामाजिक विषयों के अध्ययन करने के लिए हमारे डॉक्टर बदीना तिवारी जी भी हैं, और मैं प्रत्यक्ष सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये दोनों को रिप्रेजेंट करता हूं, और इसलिए मैं स्वास्थ्य के पहलू को लेकर अपना विषय रखता हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर स्वस्थ है तो हम जीवन के सब काम सब कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैसे ही कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमृतमम। किन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। आरोग्यम मूलमृतमम, आरोग्य ही मूल कारण। और इसलिए हमको, मैंने ये विषय लिया भी है और मेरा ये विषय भी है, और इसलिए मैं इसके आधार पर इस पूरे विषय को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। अभी कोरोना कालखंड में जैसी महामारी थी, सर्वदूर पूरे विश्व के सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आया। हर तरफ महामारी है तो थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो दूसरे अनेकों ऐसे रास्ते खोल दिए इस प्रकृति ने कि जो वास्तविक सत्य के अनेकों पहलुओं से साक्षात्कार। व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीवन में अगर ऐसा ऐसा हो तो क्या होगा। थोड़ा विचार करिए, कभी हम सोचते थे कि सिर्फ ट्रेनें बंद हो जाए, 13,500 ट्रेनें बंद हो जाए, मॉल बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए, ढाबे बंद हो जाए, होटल बंद हो जाए, तो भी जीवन है क्या? हाँ, जीवन है। आज का हर व्यक्ति बोल सकता है कि इन सबके बिना भी जीवन है। और इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ने सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने का एक अभ्यास कर लिया। इतना ही नहीं, वो युवक हो या अधेड़ या सीनियर सिटीजन, हर व्यक्ति आज टेक सेवी हो गया है, तकनीकी का प्रयोग करने लगा है। वेबिनार एक माध्यम है, वर्क फ्रॉम होम और एक माध्यम है, डिजिटलाइजेशन और एक माध्यम है।
डिजिटल के थ्रू पेमेंट्स रिसीट, ये भी एक माध्यम, मोबाइल बैंक्स, ये भी एक माध्यम। तो आज हर आयु वर्ग का व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक, यह टैक्स सेवी हो गया है। ये इसकी उपलब्धि कही है। इसमें दवा नहीं है। हम आयुर्वेद में जरूर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सत्य से साक्षात्कार इस कोरोना कालखंड में समाज के हर व्यक्ति को हो गया है। और केवल साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो इसका पालन कर रहा है और बड़े अभिमान के साथ कहता है कि नहीं, मैं दवा लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं इस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के अपने को स्वस्थ रख सकता हूं, मुझे रखना चाहिए। हम भले में कहते रहे स्वस्थ से स्वस्थ रखना, लेकिन प्रत्यक्ष हर व्यक्ति को साक्षात कराना कोरोना कालखंड में हुआ, लोग आज पालन कर रहे। माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह लोगों को आने लगा है। हर एक को लगने लगा कि मैंने सावधानी ली, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैंने मास्क लगाया, दूरी बना के रखी, तो मैं स्वस्थ रहूंगा। माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह आज समाज के जन जन के मस्तिष्क में बैठता जा रहा है। और इसलिए यह ऐसे कुछ पहलू जिनके बारे में शायद हम पहले नहीं सोचते थे, सत्य सिद्ध हो रहा। इतना ही नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ये हमको आ गया। नहीं तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर इंटरनेट काम नहीं करता किसी के यहाँ, आज मोबाइल फोन नहीं होते, तो अकेले अकेले रह करके कैसी स्थिति बनती, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते। हमको क्या जल्दी जल्दी समाचार मिलते क्या? लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी कि इसी टैक्स से भी होने के कारण से इस स्ट्रेस में भी हम तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं। वेबिनार एक माध्यम है, लोगों ने अपने दूर दूर फैले परिवारों को जोड़ लिया है। रोजाना सबसे एक साथ बात करते हैं, लिंक बनाकर। पहले सोच सकते थे। भोपाल में एक परिवार में गया, वो महिला योग सिखाती है, पूरे विश्व भर में उसका परिवार फैला है, 50 से अधिक लोगों का है। एक लिंक क्रिएट किए, रोजाना सबको अपने घर से बैठकर घर के सब लोगों को योगासन कराते, विश्व भर में फैला उसका परिवार। ये इसकी पॉजिटिविटी ये धीमे धीमे प्रयोग करते करते आ गई कि जिसके कारण से डिप्रेशन खत्म हो गया। लोगों ने अपने को रीइन्वेंट किया, पेंडिंग काम तो पूरे किए ही किए। जिनका शौक था, पुरुष है, उनको रसोई में जाने का शौक था, किया काम। किसी को चित्रकारी का, किसी को विदेशी भाषा का, सबका अभ्यास किया और साथ साथ लंबे समय तक रहे तो एक दूसरे को समझने का मौका भी मिला, एक दूसरे को स्पेस दिया। समझिए, बोलिए, जिसको मुझे स्पेस देना। और जैसा भी तोमर जी प्रारंभ में बता रहे थे भूमिका के समय, लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली का पालन शुरू किया। अब लोगों को अर्थ समझ में आने लगा कि सूर्योदय से पहले उठना स्वास्थ्य के लिए केवल बुद्धि में लाभकारी नहीं है, प्रत्यक्ष उठना और अनुभव करना यह आज की आवश्यकता। रात में सोने के 2 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाए, ऐसा कोशिश अब करने लगे। घर का भोजन ही ज्यादा श्रेयस्कर है, सामूहिक भोजन, बाजार, होटल का भोजन उतना श्रेयस्कर नहीं। स्वच्छता यह पहले भी थी, अभी भी महत्वपूर्ण है। लोगों ने पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इसका ध्यान और अभ्यास करना। हर व्यक्ति को मालूम है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो कुछ न कुछ व्यायाम करने, और कुछ नहीं कर सकता मैं 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ सकता हूं, उतर सकता। महिला हमने कहना शुरू किया कि आप अपने घर का काम स्वयं करना शुरू करो, तो कुछ ना कुछ व्यायाम हो जाएगा, तनाव से दूर रहोगी। और बहुत सारे कर्मचारी आ भी नहीं रहे थे, भले ही हमने मजबूरी में अभ्यास किया, लेकिन सत्य से साक्षात्कार हुआ हमारा कि हम विधिवत अभ्यास करें। पर्यावरण
सबने देखा कितना शुद्ध हो गया, धूल धक्कड़ कम, वाहन कम, जो नदी नालों का पानी स्वच्छ दिखाई देने लगा, निर्मल हो गया, जागरूकता आ गई। और इसलिए स्वस्थ जीवन शैली जिसमें व्यवहारिक दिनचर्या है, ऋतुचर्या का पालन है, जिस ऋतु में जो फल सब्जी होती है उसका ही प्रयोग करना है। विरुद्ध आहार की लोग जानकारी कर रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ कुछ लोग तो अधिक प्रयोग कर रहे हैं। मना करना पड़ता है, नहीं आप ज्यादा प्रयोग करो, कम करो। और इसलिए यह स्वास्थ्य का पहलू, यह अभ्यास मानना है। प्रश्न खड़ा होता है कि आज तो जागरूकता है, लोग पालन भी कर रहे हैं और आगे कुछ समय तक करेंगे भी, लेकिन हम इसको कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे रिटेन कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? क्या हमारी यह जो दिनचर्या है, स्वस्थ जीवन शैली के सारे अंग हैं, यह हमारे जीवन के अंग बन सकते हैं क्या? हमारे स्वभाव में आ सकते हैं क्या? कि हम रोजाना स्वभाव तो जल्दी उठेंगे ही उठेंगे, रोजाना व्यायाम करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए ऐसी चीजें यह करने के लिए, और इन सबको प्राप्त करना है तो हमको इन सबको रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। नियमितता देने से ही हम इनको स्वभावगत कर पाएंगे, जो जिसका दूरगामी परिणाम होगा। इनके बारे में लगातार हमको अवेयरनेस करनी पड़ेगी, नियमित रूप से समाचार पत्रों, शॉर्ट वीडियो, जो एग्जीबिशन हो, पुस्तकें हो, पत्रक हो, हम जो बना सकते हैं मॉड्यूल से तैयार करें। बराबर मोटिवेशन देना पड़ेगा, अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे व्यक्ति के रूप में कि जो स्वयं पालन करते हैं, स्वस्थ हैं, और वैसे ही स्वस्थ बस्ती, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ ऑफिस, ऐसे हेल्दी मॉडल खड़े करें तो हम ऐसे सारे विषयों को जीवन का अंग बना सकते हैं, स्वभाव बना सकते हैं। और एक काम करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप तय करना। अपने यहां पर सामाजिक जीवन में दो टारगेट ग्रुप बहुत सरल है, जिनका दूरगामी परिणाम हो। एक है हमारी युवा शक्ति, 35% लोग युवा हैं आबादी की। ये 35% युवा आज जागरूक है। हमने उसको टारगेट दे दिया, मोटिवेट करते रहे, मॉड्यूल्स आ गए, तो केवल वही नहीं, उनके आगे आने वाली पीढ़ी उनके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करती है। और दूसरा टारगेट ग्रुप है महिलाएं, जो समाज का 50% अंग है। पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि एक पुरुष को जागृत करेंगे तो एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, एक महिला को जागृत करते हैं तो एक परिवार स्वस्थ। और इसीलिए युवा और महिला सेमिनार की प्रक्रिया है 1 बजे से, उमर साहब का सेमिनार 1 बजे से चल रहा है। ये तो ऐसा टाइम है कि लंच का समय होता है। आवाज जरा बंद करनी पड़ेगी अपनी, देखो। और इसलिए ये दो टारगेट ग्रुप अगर हमने सामने रख लिए तो अगली पीढ़ी को हम एक अच्छी स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आप भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा जी। तो आगे आने वाले समय में प्राथमिकताएं बदल सकती है, लेकिन समय समय पर जागरूक करना यह आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों को भी लगना पड़ेगा, एनजीओ को भी लगना पड़ेगा, तब लगातार काम करते रहने के कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई। और जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो जैसा आप बता रहे थे कि 75% ये जीवन शैली से जुड़े लोग हैं, एनसीडी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
60% तनाव संबंधी रोग हैं, इनमें कमी आएगी। जैसे जैसे कमी आएगी व्यक्ति स्वस्थ होता जाएगा। इनमें इनके लिए इनको स्वस्थ रखने में दवाओं में होने वाला खर्च क्या बचेगा और देश के विकास में काम है। व्यक्ति स्वस्थ होता है तो मन भी प्रसन्न होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, वो पॉजिटिव होता चला जाता है, उसकी सोच हर बार पॉजिटिव होती है और जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाती है, इनोवेशन उसके बढ़ते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप केवल हेल्थ इंडेक्स ही अच्छा नहीं होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा होता है और हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ साथ देश की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, क्योंकि जो पैसा बचा वो देश के विकास में लगा। और व्यक्ति स्वस्थ रहा तो नए नए विचारों के साथ नए नए प्रयोग करता दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वह केवल स्वस्थ नहीं होता, समाज को भी स्वस्थ रखता है, समृद्धि की ओर भी ले जाता है और फिर सशक्त भी बनेगा, स्वावलंबन की दिशा में बुद्धि भी चलेगी, अवश्य उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि यह जो S4 है, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी भारत, केवल अगर हम कोई भी एक आधार ले लें, मैंने एक का आधार लिया, अभी गिरीश जी ने शिक्षा और बाकी सारे विषय बताए, कोई दूसरे व्यक्ति दूसरे विषय बताएंगे, सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, सभी का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और इसीलिए हर व्यक्ति जिस फील्ड में है और जिस दिशा में काम कर रहा है, एक आदर्श स्थिति में एक एक कदम आगे बढ़ता जाए, स्वभावगत बनाता जाए, तो अवश्य ही वह तो सक्षम होगा ही होगा, स्वस्थ होगा ही होगा, सशक्त होगा ही होगा। उसका परिणाम यह समाज और राष्ट्र में भी दृष्टिगोचर होगा और इसीलिए यह जो विषय है ये बहुत ही प्रासंगिक है, आगे भी चर्चा करने वाला है, इसको हम सीरीज में भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब इस मार्ग पर चले तो अवश्य जो अपनी कल्पना है कि अपना देश स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बने, अवश्य बनेगा। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ और हम इस दिशा में प्रगति करेंगे, सक्षम होंगे। लगता मुझे इतना ही कहना चाहिए। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक नटसेल में स्वास्थ्य के उस महत्व को प्रतिपादित किया कि अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ देश बनेगा और स्वस्थ राष्ट्र ही हमारे समृद्धि का मूल आधार है। तो आपकी इस परिकल्पना, इस भावना, इस मिशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आपका अभिनंदन करता हूं आपके इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। हमारे साथ गोविंद बल्लभ पंत संस्थान के आपके भट्ट साहब भी साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे एक विश्व आयुर्वेद मिशन के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस सभा में उनको स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर अवनीश पांडे से कहूंगा कि हमारे एक IAS लॉबी से, हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इन्होंने देश में जो कार्य किया है, हमारे प्रदेश में जो कार्य किया है, तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं का समाधान हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है। यदि समर्पण की भावना किसी व्यक्ति के अंदर हो, समाज सुधार की भावना हमारे अंदर हो, तो निश्चित रूप से हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक डेडिकेटेड, समर्पित और अपने कार्य में पूर्ण दक्ष एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री BK सिंह जी, जो कि विभिन्न पदों को सुशोभित करने के साथ साथ में प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त के रूप में कार्य किया। ऐसे डॉक्टर BK सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने उद्बोधन से हमारे सामने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपने विचार रखें। डॉक्टर BK सिंह जी। श्री BK सिंह जी। सर आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज मिल रही है? अवनीश बोल रहा हूँ।
हाँ हाँ बोले सर। ये सर किस नाम से हैं? बीके सिंह सर। बीके सिंह, अरे बीके सिंह लिखा होगा ना, देखें। म्यूट, अनम्यूट करें, अभी थे यहाँ। नहीं, किसी और नाम से हैं सर, उस नाम से नहीं दिख रहा है ना। नहीं नहीं है, बिल्कुल सर, ये लिखा हुआ है। हाँ सर, सर आप हाँ जुड़े। एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। राइट सर, आगे आगे आगे। हाँ दिक्कत आ रही। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, आपका नहीं वीडियो सर। भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है, बोले सर। गैलेक्सी J7 में नेक्स्ट में करो अवनीश जी, गैलेक्सी J7 में हो गए। जी जी जी, आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। श्री अवनीश पांडे जी, डॉक्टर तोमर जी, डॉक्टर जीसी त्रिपाठी जी, अशोक वासणे जी, बद्री नारायण जी और डीवी आर्या जी, आपको मेरी तरफ से सर फोन को हॉरिजॉन्टल रख लेंगे तो और अच्छा आएगा सर आपका फोटो। यह भी फोन को देखा गया है हाँ कि क्लास 10th 12th में जो बच्चों पर बर्डन रहता है उसको कम किया जाए, उनके सेमेस्टर से एग्जामिनेशन हो, तथा जो टीचर्स हैं वो जो है पारदर्शी तरीके से रखे जाएं और उनका जो परफॉर्मेंस है उसी परफॉर्मेंस पर ही उनका प्रमोशन हो। प्राय हम देखते हैं कि कुछ सोसाइटी में ऐसी प्रवृत्ति चली आ रही है कि जो पारदर्शी तरीके से शिक्षकों का चयन नहीं हो पाता है कभी कभी कुछ कारणवश, और कुछ के प्रमोशन भी ऐसे ही बहुत दिन हो गया साहब उनका प्रमोशन कर दीजिए, ऐसे चलता रहता है। तो ये उचित नहीं है। ऐसा करने से हम लोगों का सामाजिक स्तर पे जो शैक्षिक उत्थान है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। इस नए शिक्षा प्रणाली में यह भी देखा गया कि जो बागवानी है, खेलकूद है, योग है, नृत्य है, इस सब की शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसका भी स्वास्थ्य पर सीधे ही असर पड़ता है। इसके साथ साथ कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा एवं सभी शैक्षणिक विषय में बहुत अंतर नहीं रखा गया है। पहले ही हुआ करता था कि आपने आर्ट साइड ले लिया, कम पढ़ना है, साइंस ले लिया तो पढ़ाई में डिफिकल्टी हो रही है, मुश्किल है पढ़ना। परंतु ऐसा नहीं, अब सब में आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ाई का एक आपका स्टैंडर्ड होगा। अब तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की भी बात चलने लगी है और आईआईटी और आईएमएम के हिसाब के अनुसार उसी स्टैंडर्ड के नेशनल यूनिवर्सिटीज होंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे जिसकी की गुणवत्ता बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की होगी। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम लोगों का जो एजुकेशन है वो 100% सैचुरेट हो जाए, हायर एजुकेशन, लगभग सभी लोग हायर एजुकेशन के को पा सके। परंतु हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी में जाइए, कभी कभी बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। देखता हूँ कि जहाँ पर प्रोफेसर, वाइस चांसलर अच्छे हैं वहाँ स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु जहाँ ढीले ढाले हैं तो उनके प्रोग्रेस में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। इसमें अब विचार करने की आवश्यकता है कि जो लोग नौकरी पा गए हैं उनका वैल्यूएशन होना चाहिए, उनके रिसर्च पेपर देखे जाने चाहिए
उनके द्वारा पढ़ाने की क्षमता देखी जानी चाहिए। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो उनको हटाने पर भी विचार करने का समय आ गया है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के एज में ये बहुत जरूरी भी है कि अकर्म लोगों को बहुत दिनों तक नहीं टॉलरेट किया जाना चाहिए। इससे गुणवत्ता यूनिवर्सिटी की बरकरार रहेगी। बद्री नारायण जी हैं, मैं हमेशा देखता रहता हूं उनके अच्छे अच्छे निबंध। वो भी तो प्रोफेसर हैं, वो भी तो डायरेक्टर हैं। बड़ी तबीयत खुश हो जाती है कि इस त्रिपाठी जी हैं, उनका देखता हूँ हमेशा हर कॉन्फ्रेंसेज में जाना, तैयार करना, बोलना। तो इस तरह के लोग जो सोसाइटी में हैं, जो कुछ दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोफेसर होने चाहिए, ऐसे ही लेक्चरर होने चाहिए, ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। तो इस तरफ हम लोगों को बहुत ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के, चूंकि इस गोष्ठी में सभी प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं देखता हूं कि जितने भी आपके क्रिश्चियन स्कूल्स हैं या अल्पसंख्यक स्कूल हैं, स्टाफ अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ी अंग्रेजी जान जाते हैं, परंतु वहाँ भारतीय संस्कृति के बारे में न बताए जाने के कारण बच्चों के मौलिक स्वभाव में बहुत ही गिरावट आई है और गिरावट आती जा रही है। अब ये समय आ गया है जब विचार किया जाए कि ऐसे विद्यालयों का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में आए और भले ही अल्पसंख्यक होने के नाते उनका जो स्टाफ है वो वही रहे, परंतु उनका शोषण भी रुकेगा और अच्छे बच्चों का एडमिशन भी इन कॉलेजेस में होगा। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम इंस्टीट्यूट हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी देखना होगा कि अगर पढ़ाई ठीक से हो रही है तो ठीक हो, परंतु केवल पढ़ाई के नाम पर स्कूल चलाना ये अनुचित है और इसे भी रोकने का प्रयास होना चाहिए। ये तो आया हमारे इसके बारे में, जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो कि किसानों को सीधे प्रभावित करता है और विदर्भ में आत्महत्याएं होती हैं, बहुत जगह आत्महत्याएं होती हैं। इन किसान बनाने के लिए एक बार विचार करना होगा और देखना होगा कि ये जो किसान हैं इनकी कैसे इनका अच्छा किया जा सके। इसमें अभी विधेयक आया और चारों तरफ हंगामा मच गया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने बिना विधेयक पढ़े, बिना उस पर ध्यान दिए ही चारों तरफ हंगामा काटे हुए हैं। पहला तो यह है कि विधेयक में था कि पहले मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसान को मिलती थी, बहुत ज़्यादा गल्ला इकट्ठा होता था, गल्ला जो है जाकर के गोदामों में रखा जाता था, जो कि आज कोरोना के समय में हर जगह बांटा भी गया है और मिलता है वही गल्ला आता है, लोगों को मिलता है। अब यह है कि साहब ये एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, झूठे ही अफवाह फैला गया, किसानों को भड़काया गया और इस तरह के अफवाहों को रोकने की आवश्यकता है। एमएसपी तो आज भी चलेगा, केंद्र सरकार उसे चलाएगी, मिनिमम समर्थन मूल्य पर किसानों के गल्ले को लेगी, परंतु उसने और चैनल खोल दिए कि किसान विवश न हो कि केवल वो गल्ला ले जाकर के आढ़तियों को या लाइसेंसधारी मंडी समिति में बैठे हुए आढ़तियों को बेच सकें। वो गल्ला किसी को भी कहीं भी दे सकते हैं और उनका वर्किंग प्लेस कहीं भी हो सकता है, उनका उत्पादन की फील्ड हो सकती है, उनका जो है कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, उनका जो है वेयर हाउस हो सकता है, उनका जो है मंडी समिति भी हो सकती है। तो आप सोचिए कि कितना कृषकों के लिए ओपन कर दिया है। मैंने आज एक कमीशन ध्यान लिया जाता है तो जो बेईमान किस्म के अफसर होते हैं वहां लगाए जाते हैं, वो झूठे ही कह देंगे कि साहब इसमें
ये गेहूं गीला है, ये जो है क्या कहते हैं इसमें चमक कम है, और वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस सब चीजों से भी किसान बचेगा। वो जो देना चाहेगा वहां देगा, नहीं तो ओपन मार्केट में जाएगा और देगा। ना उसको कोई सेस देना है, ना उसको कोई किसी तरह का जो है और भी कोई टैक्स देना है, और ना उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत है। हाँ, जो खरीदता है उसके लिए जरूर है कि अगर वो कोई बनिया है खरीद रहा है तो उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार कृषकों के बारे में सरकार सोच रही है, और कृषकों को ही हम लोग सुखी बना करके ही कुछ देश की प्रगति कर सकते हैं। और इस ओर अभी जो सरकार ने ध्यान भी दिया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि जो इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, उसमें 80% सब्सिडी तक दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि हमारे कृषक मजबूत बने और उनको टेक्निकल नो हाउ में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ जो है मनरेगा स्कीम चलाई गई, देश को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई थी, जिसको ईपीओ गवर्नमेंट ने भी चलाया और इस गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलो किया और उसको सशक्त बनाया। आज ये मनरेगा ही ऐसी थी जो कि जब प्रवासी लौट के आए तो मनरेगा में लगा करके उनका जीवन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, साउंड नहीं आ रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। सुधार। हाँ, हेलो। हाँ ठीक आ रही है सर। सुधार करने की आवश्यकता है और चीजों को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जो स्कीमें चल रही हैं उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या किया जाए, इसको देखने की आवश्यकता है। कैसे हम सुधार कर सकते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इस समय कोरोना का संकट काल चल रहा है, बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं, वे अपने विचारों को भेजें सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके से फ्लोट करना चाहिए, जिससे कि पूरा एक अच्छा विचार विमर्श देश को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके। तीसरा, मेडिकल पे आइए। आपके वाषण जी भाई साहब ने जो बताया बहुत सही कहा कि इस कोरोना संकट काल में हमने बहुत कुछ सीखा है, परंतु इस कोरोना संकट काल में हमने जो है एक दूसरा पक्ष भी देखा है जो बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लगा कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसी व्यवस्था मेडिसिन की नहीं है या ऐसी कोई सरकारी तंत्र इतने प्रभावशाली नहीं है, और न तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि कोरोना महामारी से लड़ने में पूर्णतः सक्षम हो। जो सबसे आश्चर्यजनक चीज अभी हाल में ये एक न्यूज आई थी कि 48 केस रेफर किए गए थे बड़े सरकारी अस्पतालों से लखनऊ के बड़े बड़े हॉस्पिटल में। चारों बड़े हैं जो बड़े नामी गामी हैं, और चारों हॉस्पिटल में 48 जो कैजुअलिटी सभी की हो गई, माने कोई बचा ही नहीं। ये से अधिक शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। इसके साथ साथ डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। तो अब हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता आ गई है कि हम इस प्रकार से विचार करें कि हम अब स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लें, कैसे रहें, कोरोना आ जाने पर कौन कौन सी चीजों को अपनाएं। वैसे तो सोशल मीडिया पर, टीवी पर प्रचार प्रसार चल रहा है, परंतु मैं एक दिन हॉट स्पॉट देख रहा था, मैक्सिमम देखता रहता हूं कभी उलट पलट के, तो मैंने पाया कि जो सबसे आश्चर्यजनक चीज मुझे दिखाई पड़ी कि 65 से 70 साल और ऊपर के लोग कम थे, और सबसे ज्यादा 50 से 25 साल के भीतर के लोग थे। जनसंख्या ज्यादा है, बात तो सही है, परंतु इसका मतलब कि केयरलेसनेस जिसने किया वो इसका भुक्तभोगी हो गया। डॉक्टर भी डर रहे हैं। तो अब कोई न कोई विचार करके ऐसा मेथड सबको निकालना होगा कि कोरोना के पेशेंट कम से कम कैजुअलिटी हो, अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हों, एवं कम से कम जो भी सुख सुविधा उनको दी जा सके आफ्टर कोविड वो उनको मिलनी चाहिए। अब मैंने खुद ही 3 पेशेंट बाहर भेजे यहाँ से, इलाहाबाद से, और परंतु वो बेचारे
बहुत ही कष्ट में पड़ गए, क्योंकि उनके जो रेट थे वेदांता के और बाहर जो है जबलपुर में मैक्स वगैरह के, वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट थे। वो बेचारे तबाह हो गए, बस तो गए। तो इधर भी ध्यान देना होगा कि हमारी मेडिकल रिइंबर्समेंट जिनको हो जाता है, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका तो चल जाता है, परंतु जगह कृषक है जो लाचार है, वो गोल्डन कार्ड बना हुआ है परंतु उसका भी वो सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। इधर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इनको भी हम लोगों को सोच विचार करके इधर भी एक प्रभावशाली कदम उठाना है। अब जहां तक सशक्त होने की बात है, हम लोगों का रिलेशन जब से ये सरकार आई है बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से भी, रसा से भी, सबसे, चाइना से भी अच्छा था, इधर बिगड़ गया है। परंतु सशक्त बनने के लिए जो हमने कदम उठाए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए हैं, उसको और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पड़ोसियों से संबंध एवं इस्लामिक कंट्री से संबंध, यूएसए से संबंध, यूएसएसआर से संबंध सबसे अगर अच्छे नहीं होंगे, तब तक ये देश एक शक्तिशाली, वैभवशाली नहीं बन सकता। और इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन शब्दों के साथ इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री वीके सिंह जी ने, जो हमारे पूर्व आयुक्त हैं, उन्होंने प्रशासनिक पक्ष को जिस बेबाकी के साथ हमारे साथ रखा, क्या समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, इन तीनों पहलुओं को आपने स्पर्श किया और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने निश्चित रूप से इन समस्याओं के समाधान की दिशा में हमको पहल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे के कार्यक्रम में एक ऐसे चिंतक, ऐसे विचारक, ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक को हम आमंत्रित कर रहे हैं जिनकी लेखनी के माध्यम से लाखों आपके पाठक पूर्व से ही आपसे परिचित हो चुके हैं और आपके व्याख्यान के बाद ये महसूस होता है कि निश्चय बातों से कहने से काम नहीं चलेगा। हम कहने के साथ साथ में कुछ करके दिखाएं और किसी की पीड़ा को जानने का हम प्रयास करें। तो इस प्रकार से चिंतक और अन्वेषक हमारे साथ प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं आपको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विद्युत विचारों से हम लोगों को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी जी, निदेशक सामाजिक विज्ञान संस्थान। यस सर, आप सर अनम्यूट कर लें। अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय तोमर साहब का कि आपने एक इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे इतने अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका दिया। आदरणीय प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी का अद्भुत व्याख्यान था। वार्ष्णेय जी इतना अच्छा बोले कि बहुत ही ज्ञानवान, ज्ञानदायी व्याख्यान। श्री वीके सिंह जी का बहुत ही इंसाइटफुल वक्तव्य। खुद तोमर साहब का बहुत ही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस पूरे विषय को खोलना, ये सारा बहुत ही सुखद एक अनुभव है जो हमें इस सेमिनार के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू जानने को मिला और समझने को मिला। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रखूंगा और काफी समय आप लोगों का हो भी चुका है, बहुत थोड़े में मैं अपनी बात रखूंगा। और बात की शुरुआत में करता हूँ। हम लोग जब अभी गांव में फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो तरह तरह के नैरेटिव जनता के मुंह से सुनने को मिलता है। तो एक जो कहते हैं ना, सामान्य जो प्रतिरोधी, जो एक रिप्रेजेंटेटिव नैरेटिव है, वो ये होती है गांव में कि सबसे बड़ी मार बीमारी की मार होती है। भगवान की मार
होती है और बीमारी की मार होती है। तो ये जो बीमारी की मार है, ये बीमारी की मार गरीब, मजलूम, समाज के पिछड़े तबकों को बहुत ही कमजोर कर देती है। एक तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज यानी किसी तरह से जीवन बिताना, किसी तरह से कमाना और खाना, और उस पर जब बीमारी होती है तो आप समझिए वो इतने बड़े कर्ज में डूब जाते हैं कि फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह एक कर्ज से दूसरे कर्ज, दूसरे कर्ज से तीसरे कर्ज में फंसते जाते हैं। तो स्वास्थ्य की समस्या यानी बीमारी की समस्या, स्वास्थ्य हमारे यानी स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत होने का एक मुख्य आधार है। अगर हमारी जनता स्वस्थ नहीं है तो वो ऋण में फंसेगी, वो काम नहीं कर पाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, और वो किसी भी तरह से उपार्जन नहीं कर सकती है। उपार्जन नहीं करेगी तो फिर उसको लगातार पीछे ही जाना होगा, लगातार वो पीछे चलती जाएगी और फिर वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसे ही होता है कि जैसे एक कुएं में आदमी गिर जाता है रात में सपने में और निकलना चाहता है कुएं से, और बार बार फिर कुएं में गिरता चला जाता है, नीचे बाहर निकलना, हाथ पांव मारता है बाहर आने के लिए और बार बार नीचे चला जाता है। तो उसी तरह का एक अंधकूप में फंस जाने जैसा है। एक तो इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख के फिर आज के समय पर बात करके बात समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़े समाज वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर पार्थ चटर्जी। उनका एक लेख है जिसमें वो बात बताते हैं कि वो 200 साल पहले आज से एक बंगाल के गांव का वर्णन कर रहे हैं, और वो किसी का संस्मरण है जिस संस्मरण के आधार पर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस गांव में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। जब कोई अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो तुलसी का पत्ता, तुलसी के उससे, और जो गांव की जो पौधे हैं, जड़ी बूटी शब्द हम लोगों का है, उनके लिए है कि गांव में जो भी पौधे और पत्ते उपलब्ध हैं उनसे वो अपनी इलाज कर लेते हैं, तो कोई बीमारी नहीं होती। फिर वो बताते हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आके न केवल हमारे देश को कॉलोनाइज किया, बल्कि हमारे बॉडी और हमारे फूड हैबिट को भी कॉलोनाइज कर दिया। उन्होंने सबसे पहले हमारा फूड हैबिट बदला, फिर उस फूड हैबिट के साथ यानी जो खेतों में पैदा होने वाली पैदा कृषि की संस्कृति है उसको बदल दिया, और ऐसे ऐसे लत लगा दी खाने की जो हमारे पारंपरिक जीवन में लत नहीं था, उसकी आदत नहीं थी, और उन्होंने नई नई आदतें खाने की इंट्रोड्यूस की। और जब खाने की आदतें इंट्रोड्यूस की तो वैसा फसल, फिर वैसे फसल के लिए उस तरह की दवाओं का आना शुरू हुआ, यानी फर्टिलाइजर्स आने शुरू हुए। दूसरा, कॉर्प्स पहले हमारे यहाँ व्यवसाय का साधन नहीं हुआ करती थी, यानी इतना बेचो जिससे खा सके, यानी बार्टर सिस्टम, एक दूसरे को दे के लेके खा पी लो, लेकिन उसको एक कमर्शियल क्रॉप में बदलने का काम उसी जो एक तरह का ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में शुरू हुआ। और आपको पता होगा कि जो गुड़ जो यहाँ पैदा होता है, राब, उन लोगों ने पहले राब यहाँ बनता था और राब से को अंग्रेज यहाँ से खरीद के गुड़ ले जाते थे और फिर उसे चीनी बना के फिर भारत में ला के बेचते थे। बाद में उन्होंने गुड़ को सोचा कि ये तो बड़ा महंगा सौदा है गुड़ ले जाना, फिर उन्होंने यहाँ के खेतों को ही पैसे देके किसानों से कॉलोनाइज करना शुरू किया। फिर उसके बाद पूरा खेत वो ठेके पे ले लेते थे। उस खेत से जो ईख निकलता था, उससे जो गुड़ बनता था वो उनका होता था। फिर वो उससे चीनी बना के पहले वहां ले जाते थे, फिर यहीं पर बना के बेचने लगे। तो इस तरह से वो व्यापारी थे और उन्होंने हमारे पूरे जो फूड कल्चर को व्यापारिक बना दिया, और उसके कारण जो हमारे पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ थे उनका बनना बंद हो गया, उनका पैदा होना बंद हो गया, और फिर उससे एक तरह तरह की समस्याएं आई। आप एक बहुत ही रोचक किताब, हमारे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर गौतम भद्रा, कलकत्ता में प्रोफेसर हैं, उन्होंने टी एज नेशनल ड्रिंक करके किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जब अंग्रेज आए तो पहले चाय यहाँ के लोग नहीं पीते थे, तो चाय बेचना था उनको, तो चाय मुफ्त में लोगों को पिलाते थे और बाकायदा विज्ञापन छापते थे कि कैसे बिहार से आया हुआ और उत्तर प्रदेश से आया हुआ पहलवान केरल में
चाय पी रहा है और चाय पी के और मजबूत हो रहा है, और चाय बेच रहा है, चाय बेच से के कुछ पैसे कमा रहा है, जो वहाँ लेबरर कूली गए थे। तो इस तरह से उन्होंने चाय को एक लोकप्रिय ड्रिंक बनाया, और चाय के साथ जो जितनी बीमारियां आ सकती थी आपको पता है वो आई। तो इस तरह से हमारे यहाँ की फूड कल्चर को बदला, और उसके साथ फिर पेस्टिसाइड्स आए, फिर जो जो चीजें आ सकती थी वो आई, और फिर पूरा हमारा गांव का हैबिटेट बीमारियों का केंद्र होना शुरू हो गया। अभी भी गाँव में लॉन्जेविटी है लोगों में, अभी भी लंबे समय तक जीते हैं। अभी भी कई जगह पर हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो अभी भी पारंपरिक हैं, खास के जो पेरिफेरी के एरिया हैं, जंगल के एरिया हैं, पहाड़ के एरिया हैं, नदियों के किनारे के एरिया हैं। लेकिन जो हम लोग अपने को हैबिट से जुड़ के बना, और एक जो जो कहते हैं ना, जो जो बाहर के जो आदतों का आदान प्रदान, अब आप देखेंगे तो बाजारों में बेच वो चाउमीन भी बिकता है, चाउमीन का ठेला है, कस्बों में सड़क के किनारे जाइए तो चाउमीन का ठेला आपको दिखाई पड़ेगा। था, और ये किस तरह से इसने आके हमारे फूड कल्चर को बदला, बहुत गहरा गहरा ट्रांसफॉर्मेशन का बोधक है। जो आज हम स्वास्थ्य में कमजोर हुए हैं, जिसके कारण हमारा आत्म स्वावलंबन घटा है, उसका एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब हमारा अपने ही जमीन से, अपने ही आसपास के समाज से एलियन संबंध हो गया, तो हम अपने यहाँ के जो जो पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, उनके गुण जानना भूल गए। हमें ये नहीं पता कि गिलोय कितना हमारे आसपास उगता था और कितना फायदेमंद था। ये अभी कोरोना के समय में गिलोय और डेंगू के समय में गिलोय का महत्व हमें पता चला। तो इस तरह से ये जो हमारे मैं जब तब जेएनयू में प्रोफेसर था और हमारा एक चपरासी था, तो जेएनयू में गिलोय का पौधा था, तो वो सबको बांटता रहता था। तो कहते सर गिलोय देके आए, हम समझते नहीं पाते थे क्यों, ये क्या कहता है गिलोय देके आए हैं, और बड़ा खुश होता था। बाद में मुझे पता चला कि गिलोय का क्या मतलब है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारा जो हम अपने ही पौधे, पत्ती, जड़ी बूटी, समाज, जंगल, पेड़ का महत्व भूल गए, एक तरह से विस्मृति के शिकार हो गए। वो भी कॉलोनियल उसका प्रोडक्ट है, स्मृति का हरण, इसका लोप, और उसको हम अपने देशज ज्ञान, देशज विचार को से गिराकर ही प्राप्त कर सकते हैं। और नई तरह की जो जो फूड कल्चर है, जो एक अपनी तरह की जो खाद्य संस्कृति है, और जिला सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे लोकल समाज हैं, लोकल समाज के ज्ञान को जिलाना होगा, और नई शिक्षा नीति में इसके लिए स्पेस भी है, और हम सब लोग देशज विचार होगा, तभी जाके भारत स्वावलंबी बनेगा। मुझे लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा कहने की स्पेस नहीं है, बहुत अच्छी बातें लोगों ने कह दी हैं। मैंने संक्षेप में कारण और निदान और नटसेल में अपनी थोड़ी सी बातें रखी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद तोमर साहब, धन्यवाद उन सबको जो जुड़े हुए हैं इस लिंक से और जो इस सुन रहे हैं। हम अपने आदरणीय मुख्य जो अतिथिगण हैं उनके प्रति सम्मान, वार्ष्णेय जी का, त्रिपाठी जी का, बीके सिंह जी का, और सबका। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारी संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि के पारंपरिक उपादानों को पुनः पुनर्जीवीकरण की तरफ जो आपने दृष्टिपात किया है, निश्चित रूप से किसी भी देश की उन्नति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये तीनों पहलू बहुत आवश्यक हैं। जैसा कि आपने कहा कि आज पिज्जा कल्चर में, हम बर्गर कल्चर में चले गए हैं। हमारी ट्रेडिशनल जो रेसिपीज हैं, बाटी चोखा, उन सब चीजों को हमको एक अच्छी तरीके से, एक नए परिवेश से, इनोवेटिव आइडिया से, हाइजीनिक तरीके से समाज के सामने परोसने की जरूरत है। और तो निश्चित रूप से हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। आपके इन विद्वत विचारों का मैं बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपके इस मार्गदर्शन का, कि आपने हमको उद्बोधन देकर के जो अनुग्रहित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं आपके सामने
समापन की तरफ हम चल रहे हैं। अब हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के सभी अतिथियों को आज आप धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करने का कष्ट करें और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम समापन की तरफ जाएंगे। डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्या। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा सर अपने आप को। आर्या जी अनम्यूट करिए जी। नमस्कार, मैं आज के इस वेबिनार में जो हम आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत की कल्पना के आधार पर आज का ये आयोजन किया गया है आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा, तो आप सब आए हुए प्रमुख विद्वानों का और इस वेबिनार में सम्मिलित सभी सम्मिलित विद्वानों का मैं आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी जो पूर्व कुलपति बीएचयू हैं, मैं उनका विशेष रूप से दार्शनिक उद्बोधन उनका हमें जो सुनने को मिला, निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही एक तरह से उपयोगी हुआ। सारे लोग जो इसको सुन रहे हैं, इस प्रकार का दार्शनिक उद्बोधन माननीय कुलपति जी द्वारा जो दिया गया है, हम उसके लिए बड़े आभारी हैं। अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और इस उद्बोधन के लिए आभार। आज के हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं आरोग्य भारती के लिए, उनका भी बहुत बड़ा उद्बोधन, विशेष रूप से जो उन्होंने हमें बताया है कि कोरोना काल में किस प्रकार से पॉजिटिव रूप में हम उन बातों को ले सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमको उद्बोधन दिया। और आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था है जो आयुर्वेद से संबंधित हो या भारतीय संस्कृति से संबंधित किन्हीं भी बातों का एक तरह से जनमानस में उसका प्रचार कर रही है। और निश्चित रूप से आरोग्य भारती का ये प्रयास कि हम कैसे स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं, उनका प्रयास सफल होगा। उनका भी मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री बीके सिंह जी जो वरिष्ठ आईएएस हैं, उनका उद्बोधन भी एक तरह से आधिकारिक संबोधन था। जिस प्रकार से हमारी शिक्षा में और कृषि में और स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके बारे में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपना उद्बोधन दिया। और किस प्रकार की बातें लोग अच्छी बातों को भी गलत रूप में किस ढंग से पेश करके उसका विरोध करते हैं, उसका भी उन्होंने उद्बोधन दिया। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी जी जो कि निदेशक हैं जीबी पंत राष्ट्रीय संस्थान के, उनका हम विशेष रूप से आभार तो इसलिए है कि वो हमारे एक तरह से बहुत ही ऐसे वरिष्ठ और हमारे माननीय हैं कि उनका हमेशा प्रयागराज में जब भी कोई कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद मिशन का होता है, डॉक्टर तोमर साहब कोई भी आयोजन करते हैं, फुल सपोर्ट शुरू से ही हमको मिलती रही है। और उनका उद्बोधन इस प्रकार का है कि उनके लेखों को लोग अखबार, जिन अखबारों में उनके लेख आते हैं, लोग ढूंढते हुए मिलते हैं। उनका बहुत ही अच्छा एक तरह से विचार, सार गर्भित उनके विचार होते हैं। उनका मनन बहुत ही एक तरह से वैज्ञानिक होता है। मैं आज इस अवसर पर उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से कहना चाहता हूं आज के सेमिनार में कि हमारी जो कृषि आधारित हमारी जो विवेचना थी, पहले खेती थी, आदरणीय बद्री नारायण जी का ये कहना कि हमें अपनी उन सब बातों को जो हमारे आधुनिक जीवन में आई हैं उनसे पीछे जाना होगा 100 साल। यदि 100 साल की सीमा को हम निकाल के आधुनिक दौड़ को पीछे चले जाएं तो निश्चित रूप से जो हमारे पहले खेती की परंपरा थी, जो वनस्पतियों की परंपरा थी, यदि हम कहें तो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी की जो देन जो हमें लूट रही है, यदि हम आयुर्वेद पर अपनी आधारित चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करते हैं तो निश्चित है हम लोगों को लुटने से भी बचा सकते हैं,
संपदा कमा भी सकते हैं और बाहर वनस्पतियों को भेजकर एक बहुत बड़ी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तब हमारा निश्चित रूप से हमारा भारत स्वस्थ होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इन्हीं विचारों के साथ सारे माननीय विद्वानों का जिन्होंने हमें उद्बोधन दिया और जो हमारे साथ लोग सम्मिलित रहे, उन सभी का, विशेष रूप से डॉक्टर GS तोमर साहब का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब लोग लालायित रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपका अगला कार्यक्रम कब हो रहा है और किस विषय पर हो रहा है। और माननीय अवनीश पांडे जी का भी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से समायोजन किया है इस कार्यक्रम का, आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी। अब मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार बासने जी से अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने का कष्ट करें। तो शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन के लिए मैं अवनीश भूषण पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि अध्यक्ष जी की आज्ञा से आप कार्यक्रम का शांति मंत्र के साथ समापन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का जिन्होंने अपने उद्भट व्याख्यान के द्वारा हम लोगों को लाभान्वित किया। ये YouTube के माध्यम से इसको हम लोग तैयार करके सब भेजेंगे और फेसबुक पर लाइव चल रहा है, काफी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके विचारों को मूर्त रूप में उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे और समाज में प्रचारित और प्रसारित करेंगे ताकि इस भारत को हम आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले चलें। एक कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपका यह प्रयास, आपका यह उद्बोधन समाज को एक दिशा देने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। डॉक्टर अवनीश पांडे, आप अध्यक्ष जी के आज्ञा के बाद आप इसको सभी को धन्यवाद जी। हाँ, सभी को धन्यवाद अवनीश जी। शांति मंत्र। ओके जी भाई। हाँ अवनीश, धन्यवाद भाई। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम आद्यो शान्तिः, अन्तरिक्षध्वं शान्तिः, पृथिवीः शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शामां शान्तिरेव। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वंदन प्रणाम। आप लीव करें मीटिंग को।